हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नया पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है। बच्चों, उत्साह नामक कविता में कवि बादलों से बरसने की अपील करता है। वह कहता है कि बादलों में दो रूप होते हैं, एक तो लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाला और दूसरा उसके अंदर सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात होता है। तो आइए किस प्रकार से कवि आह्वान करते हैं बादलों का, पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। यहाँ पर कवि निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम उमड़ घुमड़ करके ऊंची आवाज़ करते हुए सारे आकाश को घेर लो, सारे आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर बादलों का मानवीकरण कर दिया गया है। कवि बादलों को छोटे बालकों की तरह, छोटे बच्चों की तरह कहते हैं कि बादल छोटे बच्चों की तरह होते हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चे बहुत ही सुंदर होते हैं और उनके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल घुंघराले घुंघराले होते हैं, ठीक इसी प्रकार से सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले बादल तुम आओ और पूरे आकाश में छा करके गर्जना करो, तेज आवाज करो। हे नवजीवन विद्युत छवि उर्मय कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि उनको कहते हैं कि तुम नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि हो। कवि क्यों कहा उसको? इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से कवि के हृदय में नई कविताएं छिपी होती हैं, उसी प्रकार से बादलों के हृदय में वर्षा छिपी होती है और वो उस अपने जल से सभी लोगों को शांत सुखी बनाते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। जब बादल गरजते हैं तो बहुत तेज आवाज़ें आती हैं और वो कहते हैं कि कवि उनसे कहते हैं कि अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना को जनमानस में, अर्थात जो लोग हैं उनके अंदर, उनसे एक नई चेतना का संचार कर दो। हे बादलों, तुम गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन। निदाघ, निदाघ का अर्थ बच्चों गर्मी होता है और जब गर्मी होती है तो सभी जानते हैं कि गर्मी में लोग कितने बेचैन, कितने उदास रहते हैं। तो गर्मी के समय विश्व के सकल जन, सभी संसार के सभी लोग जो थे विकल और उन्मन थे। विकल अर्थात व्याकुल थे और उन्मन मने उदास थे। तो कवि जो है अभी बादलों का आह्वान कर ही रहा है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी एक अनजान दिशा से, आप जानते हैं कि अनंत आकाश बिल्कुल चारों ओर से किसी भी दिशा से आकाश में बादलों का आगमन होता है। और कवि उनसे कहते हैं कि तप्त धरा, इस जलती हुई धरती को, गर्मी से, जो धूप से जो इतनी तप रही है, इस धरती को तुम जल बरसा करके शीतल कर दो। कवि बादलों से आह्वान करके उनसे प्रार्थना करता है कि तुम अपना जल बरसा करके इस धरती को शीतल कर दो। और हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ, तुम बहुत अधिक गरजो। इसके बाद हम अगली कविता पढ़ेंगे, अट नहीं रही है। तो बच्चों देखिए, अट नहीं रही है कविता में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कविता में कवि ने फागुन माह की जो बसंत ऋतु होती, फागुन के महीने के बाद बसंत ऋतु जो आती है, उस ऋतु का बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अटना बेटा, बच्चे जो अट होता है ना, अटना का अर्थ होता है समाना।
तो यहाँ पर प्रकृति का जो वर्णन उन्होंने किया है कवि ने, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि फागुन की जो आभा है, आभा यानी कि चमक, जो सुंदरता है, वह इतनी अधिक है कि सट नहीं रही है, वह समा नहीं पा रही है। वह प्रकृति में, प्रकृति भी जो है चारों तरफ, हर तरफ से बिल्कुल सुंदर लग रही है, तो अभी और कितनी उसकी सुंदरता हो कि वो समा ही नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। देखिए, जब फागुन महीने में इतनी सुंदरता बताई कि बहुत ही अधिक सुंदरता है, तो मानो ऐसा लगता कि प्रकृति एक बार फिर से नई दुल्हन की तरह सज धज करके तैयार हो गई हो। क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु के आगमन पर क्या होता है, सभी जो नए पेड़ पौधे होते हैं उनमें नई नई पत्तियां निकलती हैं, रंग बिरंगे फूल लदे होते हैं, और जब हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की जो खुशबू होती है, सुगंध होती है, उस सुगंध से महक उठता है। और उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। तो कुल मिलाकर के कहने का है अर्थ है कि जब कभी भी उस मौसम में, उस ऋतु में सांस लेते हैं तो जो फूलों की भीनी सुगंध होती है, उस सुगंध से सारा वातावरण महक रहा होता है। इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का भी वर्णन किया है कि जैसे कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम फागुन के महीने में आसमान में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। जैसे जो चिड़िया होती हैं आसमान में जब उड़ते हैं तो पंख फड़फड़ाते हैं, तो कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है। इसलिए वह कहते हैं कि मैं अपनी आँख हटाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी आँखें हट ही नहीं रही हैं। यहाँ जो फागुन माह है बच्चों, फागुन माह का मानवीकरण इसमें भी किया गया है। तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, डालियाँ रंग बिरंगे फूलों से लदी होती हैं, और तो और उस समय जो पत्तियाँ निकलती हैं, पत्तियाँ भी रंग बिरंगी होती हैं, कहीं पर उनका रंग हरा तो कहीं पर उनका रंग लाल होता है। तो उस समय की कल्पना करते हुए कवि ऐसा कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा ही नहीं पा रही है, अर्थात पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट अर्थात हर जगह पर, पृथ्वी में, धरती में हर जगह इतनी अधिक सुंदरता है, इतनी अधिक जो वहाँ का सौंदर्य वो इतना अधिक है कि वो वहाँ समा ही नहीं पा रहा है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है।